जब मैंने पहली बार चांद की सतह पर खड़े होकर पृथ्वी को देखा तो मेरी आंखें इस रोमांच से नम हो गई। ये शब्द कहे थे अपोलो 14 के मून मिशन से लौटे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड ने। इसके पहले अपोलो 8 मिशन के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन ने अपनी यात्रा से लौटकर कहा था कि जब आप पृथ्वी को स्पेस की काली गहराइयों से देखते हैं तो देशों और सभ्यताओं की सीमाएं गायब हो जाती हैं। रह जाती है सिर्फ ये भावना कि इस पृथ्वी में रहने वाला हर प्राणी एक बड़े परिवार का हिस्सा है। शायराना सी लगने वाली ये बातें ये अंतरिक्ष यात्री इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को, प्लैनेट अर्थ को जब ऊपर से देखा तो जमीन पर बनाई गई हर सीमा उनके लिए ध्वस्त हो गई। लेकिन इस नजरिए को हासिल करने इंसानों ने वो काम किए जो उनसे पहले पृथ्वी पर जीवन के 370 करोड़ साल के इतिहास में कोई न कर सका था। इंसानों ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, ज्ञान की तलाश की, अपने सारे पूर्वाग्रहों को हटाकर सबूत को इस ज्ञान का आधार बनाया, आसान सवाल पूछे और उनके आसान जवाब खोजे। ऐसे इंसानों में से एक माइकल फैराडे ने 19 जनवरी 1844 के दिन रॉयल इंस्टीट्यूट में लेक्चर देते वक्त अपने स्टूडेंट्स को एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने कहा कि वो कल्पना करें कि स्पेस में सिर्फ सन है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते कोई प्लैनेट्स नहीं, और अगर ऐसे में अर्थ को एक गेंद की तरह सन से दूर गिराया जाए तो क्या सन अपनी ग्रेविटी के जाल में गिरते हुए अर्थ को पकड़ लेगा? फैराडे का यह सवाल बेवजह नहीं था। वो एक नई नजर से यूनिवर्स को देखने की बात कर रहा था। गरीबी की वजह से खाने की तंगी में बचपन गुजारने वाला फैराडे अपनी आर्थिक हालत के कारण यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं जा पाया। 13 साल की उम्र में लंदन बेकर स्ट्रीट में जॉर्ज रिबो नाम के किताब बेचने वाले की दुकान में उसे नौकरी मिल गई, जहां अक्सर रिबो उसे खाली समय में किताबें पढ़ने देता। उसकी शानदार अक्ल और लगन देखकर रिबो ने 14 साल की उम्र में फैराडे को दुकान के ऊपर बने कमरे में रहने की इजाज़त दे दी, और अब माइकल फैराडे के पास पढ़ने के लिए किताबों का ढेर था। एक दिन उसने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इलेक्ट्रिसिटी पर 127 पेजेस का एक चैप्टर पढ़ा, और बिजली का ये ज्ञान उसके दिमाग में बिजली बन के कौंध गया। न सिर्फ माइकल फैराडे बल्कि पूरी मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी पर और ज्यादा ज्ञान हासिल करने फैराडे ने मार्सेट की कॉन्वर्सेशंस ऑन केमिस्ट्री नाम की किताब पढ़नी शुरू की, जिसके पहले वॉल्यूम में जॉन डेल्टन नाम के अंग्रेज वैज्ञानिक की 1808 में छपी थ्योरी ऑफ एटम्स थी, जिसमें डेल्टन ने पहली बार एटम्स, अणुओं के बारे में कुछ मूलभूत बातें लिखी थी, जैसे हर पदार्थ, मैटर, एटम से बना है और ये एटम्स किसी एलिमेंट में एक समान है, और केमिकल रिएक्शन इन एटम्स की रीअरेंजमेंट, पुनर्संरचना है। इस किताब को पढ़कर फैराडे ने कॉपर और निकल से एक छोटी सी बैटरी बना ली, जिसके साथ वो बिजली के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। हम्फ्री डेवी नाम का एक वैज्ञानिक अक्सर रिबो की दुकान में किताबें खरीदने आता और माइकल फैराडे की प्रतिभा से प्रभावित होता। डेवी ने एक दिन फैराडे को अपने लैब असिस्टेंट की नौकरी करने पेशकश की, जिसे फैराडे ने झट से स्वीकार कर लिया।
अब उसके पास एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए डेवी की पूरी प्रयोगशाला थी। 1820 में फैराडे ने हैंस ओस्टेड नाम के डेनमार्क के एक वैज्ञानिक की खोज के बारे में सुना, जिसमें उसने मैग्नेट, चुंबक और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के बीच संबंध स्थापित करते हुए एक्सपेरिमेंट से बिजली की मदद से मैग्नेट में हरकत दिखाई थी। इस एक्सपेरिमेंट ने फैराडे के दिमाग में यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है? क्या मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है? फैराडे इस सवाल के जवाब की खोज में लग गया। उसने कॉपर की तार के एक सिरे को आयरन, लोहे के एक छल्ले से जोड़ा और दूसरे सिरे को बैटरी से। इस लोहे के छल्ले को उसने गैल्वेनोमीटर नाम के यंत्र से जोड़ा, जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के काम आता था। फैराडे को यह उम्मीद थी कि बैटरी से निकलने वाली करंट लोहे को चुंबक में बदल देगी और फिर यह चुंबक खुद अपनी इलेक्ट्रिक करंट बनाने लगेगा, जो कि गैल्वेनोमीटर में मापी जा सकेगी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा हुआ भी, लेकिन सतत इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन पाई। फैराडे लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा, लेकिन परिणाम बार बार वही। सिर्फ 1 सेकंड के लिए गैल्वेनोमीटर में हरकत होती, इसके सिवा कुछ नहीं। फैराडे ने अपना तरीका बदला। उसने एक कॉपर के ट्यूब के इर्द गिर्द वायर लपेटी और कॉपर के ट्यूब में एक मैग्नेट डाला। जैसे जैसे फैराडे मैग्नेट को कॉपर के ट्यूब में अंदर बाहर करता जाता, वैसे वैसे लगातार गैल्वेनोमीटर की नीडल इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना दिखाने लगता। फैराडे को अपना जवाब मिल चुका था। इलेक्ट्रिक कॉइल और मैग्नेट एक दूसरे के मोशन, गति के कारण इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर रहे थे। बिजली के बारे में माइकल फैराडे ने पूरी मानव जाति को एक ऐसी समझ दे दी थी जो हमेशा हमेशा के लिए सभ्यता का चेहरा बदलने वाली थी। फैराडे यहीं नहीं रुका। उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ जोड़कर यूनिवर्स को समझाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत को सामने रखा, जो ग्रेविटी जैसी एक फोर्स है। न्यूटन ने ग्रेविटी को समझाने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन माइकल फैराडे ने ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को समझाने के लिए उन्हें मकड़ी के जालों जैसे फील्ड्स के समान पेश किया। यूनिवर्स को समझाने के लिए फील्ड्स का यह आइडिया जबरदस्त क्रांतिकारी था। 1864 में एक लेक्चर में पहली बार फैराडे ने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा, जो कि ऐसी फील्ड्स में वाइब्रेशन, कंपन के तौर पर यात्रा करती है। फैराडे हालांकि खुद कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया था, लेकिन उसके अद्भुत दिमाग ने हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। कॉलेज के बाहर भी शिक्षा के महत्व को समझाते हुए फैराडे ने जीवन भर आम लोगों के लिए लेक्चर्स जारी रखे। अपने वक्त में बड़े मशहूर ये लेक्चर्स क्रिसमस लेक्चर्स कहे जाते और 30 साल तक चले। माइकल फैराडे के इन लेक्चर्स में मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन और प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकन्स भी अक्सर दर्शकों में होते। अपने जीवन काल में ही बिजली पैदा करने के लिए जेनरेटर का आविष्कार कर माइकल फैराडे ने दुनिया जगमगा दी थी। ये वो वक्त था जब थॉमस एडिसन नाम के अमेरिकन इन्वेंटर ने बल्ब का आविष्कार कर लिया था और अब इंसानों को रोशनी के लिए सिर्फ सूरज पर निर्भर नहीं होना था। यूरोप में विचारों के तूफान उठ रहे थे, जो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जमीनी हकीकत का रूप ले रहे थे। और ऐसे वक्त में एक शख्स ऐसा था जो फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के विचारों को मैथ्स के फॉर्मूले में बदलने की कोशिश में लगा था। साल 1879 में सिर्फ 48 साल की उम्र में
कैंसर से जिंदगी की जंग हार जाने वाला जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बचपन से सवाल पूछने का ऐसा शौकीन बना कि जवाबों की चाह में यूनिवर्सिटी पहुंचते तक मैथ्स में जबरदस्त पारंगत हो गया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैक्सवेल ने विज्ञान की दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मैथ्स से जोड़ते हुए 4 फॉर्मूले दिए, जिन्हें आज हम मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फैराडे ने लाइट को वाइब्रेशंस के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में यात्रा करते समझा था, लेकिन मैक्सवेल ने एक कदम आगे बढ़कर इसमें यह जोड़ा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो तरंग वेव्स के रूप में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में यात्रा करती है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं। यहां एक पल के लिए रुकिए। ये मानव इतिहास का एक क्रांतिकारी मोड़ है। विज्ञान कथा में कुछ जबरदस्त होने जा रहा है। फिर से सुनिए। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 में छपी अपनी किताब अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लिखा कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में तरंग वेव्स के रूप में प्रकाश की गति लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के राइट एंगल में होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ये फील्ड वैक्यूम में खुद बनाकर उस पर ट्रेवल करती हैं। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ऐसी फील्ड में ट्रेवल करती है। सरल शब्दों में, कार एक ऐसी सड़क पर दौड़ रही है जो उस कार के चलने से खुद बन रही है। आइजैक न्यूटन के बाद यह सबसे क्रांतिकारी विचार था। यूनिवर्स की एक फंडामेंटल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की समझ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दुनिया को दे दी थी। कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए मैक्सवेल ने ठीक ठीक समझा कि ऊष्मा, हीट और कुछ नहीं बल्कि मॉलिक्यूल्स का तेज मोशन है, और थर्मामीटर से जब हम किसी वस्तु की गर्मी नापते हैं तो दरअसल हम मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी को नाप रहे होते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल अपने आखिरी दिनों में कैंसर की वजह से बोल पाने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन उसके योगदान ने हमेशा हमेशा के लिए मानव जाति को उसका कर्जदार बना दिया, और आज हम उसकी गिनती आज तक के हुए महानतम वैज्ञानिकों में करते हैं। विज्ञान कथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां विज्ञान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब हमें एटम्स की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। कहानी के रास्ते में सकरी गली आ गई है, जिसे पार किए बिना आप इस कहानी के मतलब को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इत्मीनान रखिए, मैं हूं ना। मैं आपका हाथ पकड़कर ये सकरी गली पार करने में आपकी मदद करूंगा। जरूरत है सिर्फ आपके धैर्य से सुनने की। शुरू करते हैं। अमेरिका में पैदा हुए महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन ने 1961 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चर देते हुए कहा था कि अगर अचानक प्रलय आ जाए जिसमें लगभग मानव जाति और उनका ज्ञान नष्ट हो जाए, और हमारे सामने ये चुनौती हो कि सिर्फ एक वैज्ञानिक ज्ञान को ही हम प्रलय से बची पीढ़ी को दे सकें, तो वो होनी चाहिए एटम्स के बारे में हमारी ये जानकारी कि हर पदार्थ एटम से बने हैं, और ये एटम्स हमेशा गतिशील रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हुए जब थोड़ी दूरी पर हों, और एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए जब ज्यादा नजदीक हों। फाइनमैन की ये बात एटॉमिक थ्योरी का सार है। एटम्स हमें छोटे लगते हों, लेकिन माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म दुनिया में वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि
इनसे भी छोटी एक दुनिया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। इन एटम्स का ज्यादातर वजन इनके अंदर के न्यूक्लियस में होता है, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बने होते हैं, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव, और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं। और एक स्टेबल स्थिर एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बराबर होती है। हम जिसे आयन कहते हैं वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो। हर एलिमेंट दरअसल ऐसे एटम से बना होता है जिसमें प्रोटॉन्स की एक खास संख्या हो, और वही प्रोटॉन की संख्या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट में एक प्रोटॉन होता है, यूरेनियम के एटम में 92, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और यूरेनियम का 92। एटम्स की यही जानकारी आधार बनी एनर्जी ऊर्जा को समझने की, क्योंकि थर्मल एनर्जी या हीट कुछ और नहीं बल्कि इन एटम्स के डायनेमिक मोशन होते हैं। और ये समझ विकसित होकर थर्मोडायनेमिक्स के अध्ययन की शाखा बनी, जिसे आज हम फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज में से एक मानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट ऊष्मा, वर्क काम, एनर्जी ऊर्जा और टेम्परेचर तापमान के बीच संबंध स्थापित करने वाली विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके पहले नियम फर्स्ट लॉ के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि नेचर का यही ऐसा नियम है जो कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सकेगा। थर्मोडायनेमिक्स का ये फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, यूनिवर्स में कुल एनर्जी हमेशा एक बनी रहती है। 1842 में फर्स्ट लॉ को संकलित करने वाले जर्मन डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट वॉन मायर ने इसे ठीक ठीक समझाते हुए लिखा कि सूरज से निकलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर मौजूद हर तरह की ऊर्जा का स्रोत है। इसके 2 साल बाद जेम्स जूल ने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को मैथ से साबित करते हुए मायर के काम को आगे बढ़ाया। अपने बेहतरीन काम के लिए मायर को पहचान मिली और उसे लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा 1871 में अपने उच्चतम अवार्ड कॉप्ले मेडल द्वारा नवाजा गया। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ अगर यूनिवर्स में एनर्जी का बही खाता है तो दूसरा लॉ यूनिवर्स को समझने की एक कुंजी है। सन एक दिन ठंडा क्यों हो जाएगा? कोई इमारत क्यों गिर जाती है? हम बूढ़े क्यों होते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन सारे सवालों का जवाब है, और ये लॉ कहता है कि गर्म चीजें हमेशा ठंडी होती हैं जब तक कि आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते। ये विकार डिसऑर्डर, जिससे एंट्रोपी के रूप में जाना जाता है, हमेशा बढ़ता है। बर्फ का एक पुतला बनाइए, दोपहर की कड़ी धूप में उसे रखिए और वो पुतला सूर्य की थर्मल एनर्जी से पिघल जाएगा। गर्म तवे में कढ़ाई को रखिए, कढ़ाई गर्म हो जाएगी, लेकिन बर्नर बंद करने के बाद कढ़ाई ठंडी होने लगेगी। इसके ठीक उल्टा कभी नहीं होगा, यानी बर्फ का पुतला आप दोपहर की कड़ी धूप में नहीं बना सकते जो रात में पिघल जाए, या गर्म तवे में कढ़ाई ठंडी नहीं कर सकते जो बर्नर बंद होने पर गर्म हो जाए। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और यही एंट्रोपी यूनिवर्स के काम करने का तरीका है।
यूनिवर्स गर्म स्थिति से ठंडी स्थिति की ओर बढ़ रहा है। 1824 में बेलफास्ट आयरलैंड में जन्मे विलियम थॉमसन को अक्सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की खोज का श्रेय दिया जाता है। थॉमसन को अपने जीवन काल में ही प्रसिद्धि मिली और रानी विक्टोरिया ने उसे बैरन लॉर्ड केल्विन की उपाधि दी और जीवन के अंत होने के पहले केल्विन ने टेम्परेचर का स्केल विज्ञान की दुनिया के लिए स्थापित किया जो एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसी लगभग नामुमकिन स्थिति है जहां गैस का वॉल्यूम जीरो हो यानी एटम्स मूव करना ही बंद कर दें। आज इस टेम्परेचर स्केल को केल्विन स्केल कहा जाता है और एब्सोल्यूट जीरो के इस नियम को थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ कहा जाता है। विज्ञान कथा के रास्ते की ये सकरी गली अब खत्म हुई, लेकिन आगे अभी ये रास्ता ऐसे कई मोड़ से गुजरेगा जहां आपको मेरा हाथ थामे रहना है। अभी कई मुकाम आने बाकी हैं, अभी कई किस्से सुनाने हैं। जरूरत है बस आपके साथ की। इस कहानी से जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है विज्ञान कथा में।